मैक्सिमम मिनिमम एक्सरसाइज 2 में सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन बताना है? क्वेश्चन नंबर 12 का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है assuming that f0 is 0 sketch the graph। ग्राफ बनाना है। अब ये तुम्हें करना है, तुमने ये देख लिया होगा ग्राफ इंक्रीजिंग कहाँ है, डिक्रीजिंग कहाँ है, जीरो पे वैल्यू जीरो दे रखी है, मैक्सिमम मिनिमा। आपको रफ स्केच बनाना है, कोशिश करो, ट्राई करो, खुद से करो। और बोलो 13 14, क्वेश्चन नंबर 13 14। सॉल्यूशन नहीं भेजा तुमने, मांगा ही नहीं, किसी ने बताया नहीं मेरे को, तुमने भेजा ही नहीं। मैंने कुछ के सवाल के सॉल्यूशन पहले ही भेज चुका, जैसे मैं 8th क्वेश्चन का एक पहले भेज दिया, 8th के बाद शायद सीधा मैंने 14th किया था। कुछ क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ। 14th किया तो था मैंने, मिनिमाइज किया तो था मैंने, मेरे को याद तो आ रहा है। दोबारा देखो, कुछ मिस्टेक कर दिए होंगे। 13th में मैं आइडिया दे देता हूँ करना क्या है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास एक क्यूबिक है, क्यूबिक की इक्वेशन क्या है, उसको क्यूबिक अलग कर लेते हैं। देखो इस तरीके का सवाल हम 11 से करते हुए आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हम क्या करते हैं, दो ग्राफ से डील करते हैं, log 1/4 m, दो अलग अलग ग्राफ से डील करते हैं। सबसे पहले log 1/4 m, इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ बनाते हैं, इजी है। डिफरेंशिएट किया dy/dx, तो आया 3x² - 3x + 5, ये रहेगा। ठीक है, अब क्या है कि हमें फाइंड करना है द वैल्यूज ऑफ m फॉर व्हिच दिस इक्वेशन हैज 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। अब ये जो लिखा है इसका d डेफिनेटली कितना आ रहा है, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? अच्छा 5/2 तो आएगा ही नहीं, 5 का आप करो। ओके, तो इसके जो फैक्टर्स है वो बन रहा है 3x x - 1, तो एक तो 0 और एक 1, तो कुछ 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है 5/2, तो कुछ इस तरीके से बन रहा है। 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 1 - 3/2 -½ + 5/2, कुछ पॉजिटिव में आ रही है, कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में रहूंगा तो मुझे हमेशा 3 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए, इस मिनिमा से इस मैक्सिमा के बीच में, m1 से m2 के बीच में। तो m1 से log 1/4 m को m2 के बीच में कर दो। अब आगे क्या करना है तुम्हें पता है, कैसे करना है तुम्हें सोचना है, इतना ही हिंट दूंगा बस। नेक्स्ट 14 15, ऐसा कुछ है क्या? पॉजिटिव वैल्यूज के फॉर व्हिच द डेफिनेट इंटीग्रेशन इज मिनिमाइज्ड। देख लेंगे, दोबारा देख लेंगे, चेक कर लूंगा मैं, अगर तुम्हें लगता है कुछ गड़बड़ा तो मैं चेक कर लूंगा। ओके 15th करते हैं। 15 देखो, ये जो ग्राफ है y = x/x² + 1, x = 0 पे 0 है, कहीं पे ऐसे मैक्स आएगा और फिर कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, मुझे x पॉजिटिव ही चाहिए। अब बोल रहा है आपने क्या किया, a cylinder is obtained by revolving a rectangle about x axis, the base of the rectangle lies on x axis पे लाई कर रहा है। ठीक है, और इस पे बन रहा है। ठीक है, तो वो ऐसा कुछ कह रहा है कि आपने ऐसे करके एक रेक्टेंगल लिया और इस रेक्टेंगल को ऐसे घुमा दिया, इस रेक्टेंगल को ऐसे घुमा दिया अबाउट दिस एक्सिस, तो हमारा एक सिलेंडर बना। अब बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। तो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। किया तो सही मैंने, मुझे याद आ रहा है। तो ये y = x/1 + x² ग्राफ है, तो a पे वैल्यू a/1 + a² की वैल्यू b/1 + b² के इक्वल होगी फर्स्ट। ठीक है, एक रिलेशन ये। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है सबसे पाई। नाउ r, व्हाट इज r? r ये हाइट ही तो है, इसी को तो r बोलेंगे। तो r इज दिस इज रेडियस, तो इसका स्क्वायर a/1 + a² होल स्क्वायर r², h इज b - a। अब बस कहीं से b - a अगर a की टर्म्स में आ जाए तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन ऑफ a बन जाएगा। तो यूजिंग दिस रिलेशन b इन टर्म्स ऑफ a निकालो और यहाँ पुट कर दो, फिर a में इक्वेशन मिल जाएगी, फिर उसको मैक्सिमाइज कर लो, मिनिमाइज कर लो, जो भी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17।
16 और 17, 17 ओके 17 समझाता हूँ। 17 देखो लिखा है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कुलर डिस्क लार्ज इनफ टू कवर। ठीक है, मान लो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ऐसे में जितने हो सकते हैं उतने सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता हूँ, जितने भी पॉसिबल हैं सारे। और अब मुझे क्या करना है, लेंथ फिक्स है, इनकी पेरीमीटर फिक्स है, पी इज एल, पेरीमीटर इज एल, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, जब मैं ऐसे जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल है सब बना लूंगा, तो मुझे एक ऐसी थाली चाहिए जिसको मैं इसके ऊपर रखूं, वो ऐसे जितने भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहे हैं उन सबको कवर कर ले। ऐसी थाली चाहिए, ऐसी सर्कुलर डिस्क चाहिए, ऐसी डिस्क जो मैं रखूं तो ये सारे जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल्स बना सकते हो उन सारे ट्रायंगल्स को कवर कर ले। ऐसी मुझे थाली चाहिए, सर्कुलर डिस्क चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सोचो अगर ये रेडियस आर है, तो अगर इससे बड़ी अगर तुम कुछ भी रखोगे तब तो हमेशा सारे ट्रायंगल्स को आप कवर कर सकते हो। तो एक्चुअली तुम्हें आर को क्या करना है, मिन, है ना। लेकिन अब ये सोचो कि व्हाट इज दिस लिमिटिंग केस, ये लिमिटिंग केस एक्चुअली है क्या। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये ऐसा लिमिटिंग केस होगा जो कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल के सरकम रेडियस से बड़ा होगा, सरकम रेडियस से बड़ा होगा। ऐसे फील करो कि इस ट्रायंगल को कवर करने के लिए ये सर्कल से काम चल जाएगा, इसके लिए ये सर्कल से काम चल जाएगा, इस वाले के लिए ऐसे वाले सर्कल से काम चल जाएगा। तो अगर मैं सबसे बड़ा सर्कल ढूंढ लूं, सबसे बड़ी सरकम रेडियस ढूंढ लूं और उससे बड़ी अगर थाली लूं तो हमेशा कवर करेगा। इस चीज को फील करो। क्या ये बात समझ में आ गई? दोबारा बोल रहा हूं कि आप क्या करो, फाइंड फाइंड लार्जेस्ट पॉसिबल सरकम रेडियस, लार्जेस्ट पॉसिबल सरकम रेडियस फाइंड कर लो। मतलब ये कोई ट्रायंगल बना और इसकी ये लार्जेस्ट पॉसिबल सरकम रेडियस है, इससे ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। तो अगर मैं इसके बराबर की थाली रखूंगा तो हमेशा कोई भी और ट्रायंगल बना लो सरकम रेडियस क्योंकि उससे छोटी है, क्योंकि ये लार्जेस्ट है, वो सारे ट्रायंगल्स अंदर छुप जाएंगे उस थाली के। तो बस हमें क्या फाइंड करना है, हमें लार्जेस्ट पॉसिबल सरकम रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब ये कैसे करें, तो हमारे जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल उसका केस बना लेते हैं। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज पाई माइनस 2 थीटा। इसकी पेरीमीटर एल है जो कि गिवन है, और मुझे मैक्स कैपिटल आर चाहिए, मैक्स आर चाहिए, ठीक है ना। तो अब सब कुछ आर को इन टर्म्स ऑफ एल लेके आना पड़ेगा, आर को इन टर्म्स ऑफ एल तो ले आते हैं, बहुत आसान काम है। ये रहा बी, ये रहा सॉरी ये भी बी होगा क्योंकि दोनों सेम है, ये ए होगा। तो यूजिंग साइन लॉ हम लोग लिख सकते हैं बी बाई साइन थीटा इक्वल टू सी बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2r। और यहाँ से लेंथ पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी, कितना आ गया 2r साइन 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा। और यहाँ से r का वैल्यू मिल गया l अपॉन 2 साइन 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये मिल गया। अब अगर मुझे r की मिनिमम सॉरी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मुझे साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा की, साइन 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ इसकी रेंज क्या है, तुम खुद से ट्राई करना। इसकी रेंज है 2 से 3√3/2, ये इसका रेंज है। 2 आएगा जब थीटा ऑलमोस्ट आपका π/2 होगा, और ये आएगा जब आपका ये आएगा इस जगह पे, और ये आएगा जब थीटा की वैल्यू π/3 होगी। अभी करना, कोई बड़ी चीज नहीं है। मिनिमम इज 2, और जब मिनिमम 2 आ रहा है तो ये जो r की जो मैक्स वैल्यू है वो l/4 आ जाएगी। तरीका सबको समझ में आ गया होगा। और वो एक्चुअली कब आ रहा है, जब ये ट्रायंगल ना ऐसा बन जाएगा, ऐसा 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 ट्रायंगल बन जाएगा। एंगल थीटा 90 डिग्री को जाने का मतलब है ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा। इस केस में जो तुम्हारी ऐसे करके सर्कल बन रहा है वो सर्कल आपका मैक्सिमम रेडियस का है। फील भी हो रहा होगा अब तो। जो ट्रायंगल जब रॉड बन जाएगा उस केस के अंदर आपको ये चीज मैक्स मिलेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर, अगला क्या है, अगला अगला सवाल,
17 18 18 डाउट है, ओके 18 पढ़ते हैं। 18th में लिख रहा है कि मेरे पास एंगल अल्फा मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल का फाइंड करना है जिसका एरिया पता हो और जिसकी इन रेडियस को मैक्सिमम करना हो, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू, अब देखो ये बी है, ये बी है, ये अल्फा है, ये ए, तो हाफ बी स्क्वायर साइन अल्फा होगा, ठीक ना, ये मुझे पता है। तो बी का वैल्यू मिल गया 2a बाई साइन अल्फा का रूट, ठीक है, साइड मिल गई मुझे अल्फा की टर्म्स में। अब व्हाट इज आर, आर क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस, है ना, यही होता है ना डेल्टा अपॉन एस। व्हाट इज एस, एस इज प्लस बी बाई टू, तो आ गया 2a अपॉन ए प्लस 2b। अब मुझे क्या नहीं पता, ए नहीं पता, मुझे बी तो पता है, तो ए और बी में रिलेशन क्या है, ए अपॉन साइन अल्फा, साइन लॉ, बी अपॉन ये एंगल कितना होगा पाई बाई टू माइनस अल्फा बाई टू, तो कॉस अल्फा बाई टू। खत्म हो गया सवाल। अब ये रिलेशन को यहाँ यूज कर लेते हैं, तो आर इज 2a, यहाँ से b कॉमन ले लो, तो a बाई बी प्लस टू। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सबको। अब बस वैल्यूज पुट करनी है, तो पुट कर देता हूँ, r इज 2a, b का वैल्यू क्या था, b इज 2a अपॉन साइन अल्फा, तो 2a अपॉन साइन अल्फा इंटू a बाई बी की वैल्यू क्या है, a बाई बी की वैल्यू यारी साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई टू प्लस टू। नाउ दिस इज अ फंक्शन ऑफ अल्फा। क्या लिखा है, थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 2 से 2 कट गया, ये रूट ए आ गया, एक रूट 2 आ गया, एक रूट साइन अल्फा ऊपर आ गया, और बन गया साइन अल्फा बाई टू प्लस वन। अब ये खुद बनाना कैसे किया मैं बता देता हूँ। ये जो साइन अल्फा है, साइन अल्फा को लिख दो 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, तो ये कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन गया। तो फाइनली आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा और 0 कर दो, तो आपको मैक्स मिल जाएगा। समझिए क्या हो जाएगा, क्या आगे, तो cos अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा बाई टू आ जाता है, जहां तक मुझे याद है, बहुत आराम से हो जाता है। इसके आगे कर लोगे ना तुम लोग, लिख लो, ये देख लो, फॉर्मूला बना दिया मैंने, देख लो आराम से। कुछ नहीं किया, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा है और साइन लो लिखा है, और आर इक्वल टू डेल्टा बाय एस यूज किया है, ये सब आता है तुम्हें। आर इक्वल टू डेल्टा बाय एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बी सी साइन ए, और साइन लो, तीनों की हेल्प से ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दूंगा। 19 तो आसान है, खुद करो। इंटीग्रेशन नहीं तो करना है, बाई पार्ट से इंटीग्रेशन बहुत आराम से हो जाएगा। वो लिखा है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्मेट लिखा हुआ है, बहुत आराम से बन जाएगा। 19 खुद करेंगे। 20 बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, मुझे ये प्रूफ करना है। तुम्हें याद है हमने ऐसे क्वेश्चन मोनोटोनिसिटी में किए थे। ये करेंगे सबसे पहले। ये एक फंक्शन अज्यूम कर लिया, sin x माइनस 2x बाई पाई, एक फंक्शन अज्यूम कर लिया, इसको डिफरेंशिएट किया f डैश x, तो आया cos x माइनस 2 बाई पाई। अब 0 से पाई बाई 2 के बीच में ही देखना है, तो ये कहीं ना कहीं 0 हो रहा होगा अल्फा पे। कौन, अल्फा क्या है, अल्फा वो जगह है जहां पे cos अल्फा की वैल्यू 2 बाई पाई है। ये समझ में आ रहा होगा, सही है। तो अल्फा से पहले cos तो क्या होता है, 0 से अल्फा के बीच में 1, ये पाई 2 बाई पाई से बड़ा होगा फिर घटेगा। इसका मतलब ये तो मैक्सिमा है, तो ये दोनों मिनिमा हुए। अब अगर तुम एफ ऑफ 0 निकालोगे और एफ ऑफ पाई बाई 2 निकालोगे, तो दोनों 0 आ रहे हैं, चेक करो इसको। तो अगर मिनिमम वैल्यू 0 है तो हम बोल सकते हैं कि ये क्वांटिटी हमेशा अपनी मिनिमम वैल्यू से बड़ी होगी, मतलब एफ एक्स हमेशा बड़ा होगा एफ ऑफ 0 से, मिनिमम वैल्यू से बड़ा होगा, दोनों मिनिमा सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी 0 से बड़ी है, और इसको 0 से बड़ा करते ही हमारा काम हो गया, जो हमें प्रूफ करना था। ये पार्ट डन, समझ में आ गया सबको, ठीक। अब इसका बी पार्ट, अब बी पार्ट भी एकदम सिमिलर है। बी पार्ट मतलब वो लिखा है क्या प्रूफ करना है, देख लो एक बार, मैं उसको भी देख के बताता हूँ। क्या हो गया, एक सेकेंड।
बी पार्ट लिखा है, कहाँ गया सवाल, ओके ये रहा, cos ऑफ x लेस इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय पाई, तो इसको gx मान लो, क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय पाई माइनस cos x, डिफरेंशिएट कर दो g डैश x, वही तरीका है, देखो अपन ने सब किया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर ए पार्ट बन गया है, जो हमने अभी भी प्रूफ किया कि जीरो से हमेशा बड़ा है, खत्म हो गया ना अभी, sin x अपॉन 2 माइनस 2x बाय पाई अभी प्रूफ किया कि जीरो से बड़ा है, तो अब ये क्वांटिटी जीरो से बड़ी है, तो इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जीरो पे वैल्यू देख लो क्या आ रही है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, मिन मैक्स, डन, फाइनली हमारी एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। ओके नेक्स्ट एरिया, एरिया की शीट निकालो फटाफट, एरिया डिस्कस कर लें, एक्सरसाइज 1 कर लें, बताओ क्वेश्चन नंबर कहां से स्टार्ट करना है, 11 से, 11 तो आसान से लग रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा है, देखो ये ऐसे जैसे ही कोई बोल देता है ना पॉलिनोमियल फंक्शन, हमेशा तुम्हें याद होगा, अज्यूम करके चलते हैं, f of x plus 1 equal to fx plus 2x plus 1, ये लिखा हुआ है, ठीक है, अब सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि फंक्शन fx जो है 0 पे 1 दे रखा है, 0 पे f of 0 1 दे रखा है, और क्या रिलेशन दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन, ठीक है, पहले फंक्शन ढूंढना पड़ेगा, तो अब इसका फंक्शन ढूंढने कैसे, तो फंक्शन ढूंढने के लिए हम ये कर सकते हैं, fx को अज्यूम कर सकते हैं a नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1, इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ रख देते हैं, तो बनेगा a नॉट x प्लस 1 की पावर n प्लस a1 x, वैसे और भी अच्छा कोई तरीका सोचना तो होगा, चलो ठीक है, से आ जाएगा वैसे, x प्लस 1 की पावर n माइनस 1 ऐसे, दिस इज इक्वल्स टू a नॉट x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1, जैसे एक और बेटर तरीका है, एक और बेटर तरीका, मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज समझाता हूँ, शायद तुम्हें और जल्दी समझ में आए, फील करना, हम ऐसे ही पता कर लेंगे, देखो कैसे, इसको ना थोड़ा सा सीक्वेंस से रिलेट करते हैं, सीक्वेंस से, ठीक ना, ये क्या है, ये जनरल टर्म टी एन है, ये क्या है टी एन प्लस 1, और ये क्या लिखा है 2n प्लस 1, फील करना, सीक्वेंस से रिलेट करते हैं थोड़ा सा, और इसको ऐसे लिखते हैं टी एन प्लस 1 माइनस टी एन इज 2n प्लस 1, ठीक है, और अब n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करके n इक्वल टू n तक जाते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, n माइनस 1 तक जाते हैं, तो पहले t n इक्वल टू 1 रखोगे तो बनेगा t2 माइनस t1 इज 2 1 जा प्लस 1, फिर 2 रखोगे तो t3 माइनस t2 इज 2 2 जा प्लस 1, और ऐसे तक करता जाऊंगा तो आएगा tn माइनस 1 इज 2n माइनस 1 प्लस 1, और ऐड कर दो, ऐड करोगे तो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, फाइनली आ गया tn माइनस t1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1, और बाहर एक n माइनस 1, 1 ऐड कर रहे हैं n माइनस 1 टाइम्स तक, सही क्या, इसे tn मिल गया, tn, और tn क्या है, tn हमने क्या लिया fx, tn इज fn, मतलब fx, tn इज fx, और t1 क्या होगा f1, और f1 की वैल्यू के लिए रिलेशन दे ही रखा है x इक्वल टू 0 पुट करके, समझ गया ना, आगे हो जाएगा क्या, तो ये सीक्वेंस रिलेट कर सकते थे हम लोग, क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब ये भी है कि tn जो है हमारा क्वाड्रेटिक है, तुम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मान के भी कर सकते हो, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक जैसा फीलिंग आ जाएगा, उससे आराम से दिख जाएगा फंक्शन, डिफरेंस ये लिखा है दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस, fx प्लस 1 माइनस fx, ओके, अब जब फंक्शन मिल जाएगा तो तुम्हारा काम बन ही जाएगा, चलो 12th 13th, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 12th में डाउट है, दोबारा करो, आसान है 12th तो, 13th भी आसान है यार, x की पावर n का है तो इंटीग्रेशन करना है,
तुमने शायद ग्राफ नहीं बनाया ध्यान से, ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा इस पे पॉइंट 1,1 और ये टेंजेंट और ये एरिया की बात कर रहा है। इजी आ रहा है, तो इस पॉइंट से पहले अलग इंटीग्रेशन कर लो या फिर ये वाले एलिमेंट ले लो, तुम्हारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। टेक हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 13। दोबारा बनाने की कोशिश करो, थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और आराम से होगा। कोशिश करो दोबारा। 14, 15, 14 तो वो हमने वो किया ना, d√d/6a², उससे आ जाएगा। 12th में ग्राफ बना दूं, अच्छा। Equation of the line passing through the origin and dividing the curvilinear triangle with vertex, कहाँ पे दे रखी है? At origin, bounded by the this and this। ठीक है, तो ये मेरा पैराबोला है, x इक्वल टू 1 ये वाली लाइन है और x इक्वल टू 0। तो ये वाले ट्रेपेजॉइड की बात चल रही है, इस एरिया को, इस एरिया की बात चल रही है। ये एरिया, ये कर्विलिनियर ट्रेपेजॉइड हो गया और कर्विलिनियर ट्राइंगल हो गया, और फिर बोल रहा है कि a line passing through origin dividing this into two equal areas। मतलब तुम्हें ऐसे करके कोई लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले ये एरिया निकालो, और अच्छा ये एरिया निकाल के सबसे पहला काम क्या करोगे, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालोगे और फिर देखोगे कि लाइन इधर से पास करेगी या इधर से पास करेगी, ठीक है। अब खुद करना, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। तुम्हें दो केस बनाने पड़ेंगे, ये पता करना पड़ेगा कि इस ट्राइंगल का एरिया, ये जो एरिया है, ये हाफ से बड़ा है या छोटा है। अगर ये हाफ से बड़ा है तो लाइन ऐसे बनेगी, और अगर ये हाफ से छोटा है तो लाइन ऐसे बनेगी, वो तुम्हें चेक करना है। कोशिश करो। 14, 15, 14, 15, ओके। 15th देखो, सवाल बहुत ही आसान है। उसने क्या कर रखा है, A1 दे रखा है आपको। A1 क्या है, देखो ये मेरा sin x का ग्राफ है और ये मेरा fx का ग्राफ है, fx का, ये sin x का। बोल रहा है 0 से इस पॉइंट तक, a तक जो एरिया है वो मैं आपको दे देता हूँ। तो पहले एरिया लिखूंगा क्या मैं, sin x माइनस fx dx, कहां से कहां तक, 0 से a। और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन a प्लस a माइनस 1 cos a। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, दिस इज अ फंक्शन ऑफ a, और ये लेबनीज से अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, दिस इज एन आइडेंटिटी। फंक्शन चेंज करोगे तो a चेंज होगा, तो a डिपेंडेंट चीज है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे fx डायरेक्ट मिल जाएगा। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, ऊपर लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन कलर पेन से, देखो ध्यान से, साइन ऑफ a माइनस एफ ए, ये तो लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन हुआ। राइट साइड का डिफरेंशिएशन, 1 का 0 हो गया, फिर माइनस का cos a, फिर a माइनस 1 cos a में पहले a माइनस 1 का डिफरेंशिएशन cos a, फिर a माइनस 1 और cos a का डिफरेंशिएशन माइनस sin a। और यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो एफ ए की वैल्यू a sin a आ जाएगी। एफ ए a sin a है, इसका मतलब एफ एक्स x sin x है। गॉट इट। एक बार फंक्शन मिल गया तो a2 a3 तुम अपने आप निकाल लोगे। आगे खुद सॉल्व करना। समझ में आ गया ना क्या किया मैंने फंक्शन लिखा और डिफरेंशिएट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14, तो d√d/6a² लिखो, फटाफट आंसर आएगा। ये 15 था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, 17, 16th में डाउट है। 16th अगर तुमने सवाल पढ़ा हो ध्यान से तो ऐसा बोल रहा है, मैं बिठा रहा हूँ इसको सबको ना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखो हमें बोल रहा है शो करो कि जो भी ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ की वर्टिकल लाइंस थ्रू मैक्सिमा। पहले तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो बहुत ही आसान है। तुमने अगर इसको डिफरेंशिएट किया होगा तो ये पॉइंट मिल गया होगा तुम्हें, डिफरेंशिएट खुद करना। e की पावर c प्लस 1, ये e की पावर c है। ये बोल रहा है ये जो एरिया है, ये एरिया c पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ln x माइनस c अपॉन x dx इंटीग्रेशन e की पावर c से e की पावर c प्लस 1। इसका आंसर बहुत ही आसान है, क्योंकि ये क्वांटिटी को अगर t मानेंगे तो ये पूरा dt बन रहा है, दिख रहा होगा। तो t²/2, तो हाफ ln x माइनस c होल स्क्वायर e की पावर c से e की पावर c प्लस 1, जो कि एक्चुअली हाफ आ गया।
which is independent of c। और ये ग्राफ मैंने कैसे बनाया, डिफरेंशिएट करो ना इसको, तुम अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें x का वैल्यू e की पावर c + 1 मिल जाएगा। खुद करके देखो। 16th 17 18 19 17 18 19 18 नहीं बनाऊंगा, ऐसा सवाल बना दिया। 19 में थोड़ी सी मदद करूंगा बस, ग्राफ बना के बस। 19 तक ग्राफ कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से। और एक पॉइंट आपने लिया है यहाँ पे a अल्फा कॉमा अल्फ 1/अल्फा स्क्वायर 1/1 + अल्फा स्क्वायर। और दूसरा पॉइंट ऐसे लिया है b -1/अल्फा कॉमा अल्फा/अल्फा स्क्वायर + 1। अब बोल रहा है ये एरिया फाइंड करके दो, ये एरिया फाइंड करके दो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ऐसा कर लेते हैं, ये यहां से यहां तक पूरा एरिया निकाल लेते हैं और उसमें से दो ट्राइंगल्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कौन से ट्राइंगल्स, जो ब्लू से शेड है, ब्लू शेड से जो है ये दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो ये ट्राइंगल्स का एरिया क्या आ रहा है, देखो इस ट्राइंगल का एरिया ये तो अल्फा है और हाइट है 1/1 + अल्फा स्क्वायर, तो हाफ अल्फा 1 + अल्फा स्क्वायर, प्लस इस ट्राइंगल में ये तो 1/अल्फा है, हाफ 1/अल्फा, और हाइट है अल्फा/अल्फा स्क्वायर + 1, अल्फा स्क्वायर आएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर + 1। देखो दोनों सेम लिखा है, सेम टू सेम, तो ये बन गया अल्फा स्क्वायर + 1। चेक कर लो एक बार, यहाँ तो कोई डाउट? अब देखो पोलर से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही क्योंकि ये बहुत ही आसान पड़ रहा है। अब आगे देखो, अब ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया वो ये होगा -1/अल्फा से अल्फा 1/1 + x² dx। और जैसे इसको लिखा ये बन गया tan इनवर्स x -1/अल्फा से अल्फा, जो कि लिखा है tan इनवर्स अल्फा + tan इनवर्स 1/अल्फा। तुम जानते हो ये π/2 है, तो कांस्टेंट आ गया। तो हमारा फाइनली आंसर आ गया π/2 माइनस, इसको ना ऐसे लिख रहा हूँ 1/अल्फा + 1/अल्फा। अब तुम्हें पता है इसकी मैक्स वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फा + 1/अल्फा क्या लिखना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा, खुद सोच लेना। 19th हो गया, 19th 20 21 20 भी और 21 भी। अच्छा 20 देखो, 20 तो बड़ा ही आसान है, वो tan x की पावर n dx का इंटीग्रेशन 0 से π/4। ये तो हमने आई एन रिडक्शन फॉर्मूला कर चुके हैं, मैं रिडक्शन फॉर्मूला तो नहीं प्रूफ करने वाला, वो तुम्हें करना है। रिडक्शन फॉर्मूला, ये रिडक्शन लिखा है, आई एन एरिया है, एरिया की बात चल रही है, रिडक्शन फॉर्मूला ये सबको आता होगा, ठीक है। अब आगे सुनना, अब ये देखो x कहां से कहां तक है, ध्यान से सुन लेना, बहुत आसान है, 0 से π/4, करेक्ट। अगर x 0 से π/4 है तो tan x का वैल्यू कहां लाई कर रहा है, 0 से 1, फ्रैक्शन है, इसका मतलब n बढ़ेगा तो फंक्शन छोटा होगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं a n बड़ा है, a n + 2 बड़ा है, या a n - 1 n - 2 बड़ा है, कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, तुम सोच सकते हो क्या? विच वन इज द ग्रेटेस्ट, कौन सा सबसे बड़ा है, n - 2 n या n + 2? n - 2 सबसे बड़ा होगा। ये बात सबको समझ में आ गई? अब क्या करो, सब जगह a n ऐड कर दो, इसमें भी a n ऐड कर दो तो ये 2x हो जाएगा, और इसमें भी a n ऐड कर दो, करेक्ट। ये हमें पता है, ये रहा इस फॉर्मूले से 1/n - 1 साइन उल्टा 2an, ये भी हमें पता है n की जगह n + 2 रख दो, n की जगह n + 2 रख दो, तो n + 1 प्रूव हो गया। जो सेकंड पार्ट है जो प्रूव करना है, समझ में आ गया वो क्या किया मैंने? मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज किया कि फ्रैक्शन की पावर बढ़ाने से नंबर छोटा होता है, और मुझे ये तो दिख ही रहा था। डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, ये भी d√d/6a² से खत्म हो जाएगा। 20 को d√d/6a² से करो, ये मैंने शायद कुछ और कर दिया, 21 कर दिया, 21 ओके। 20 को d√d/6a² से करो, आ जाएगा। वहां पे फिर से लाइन दे रखी है और पैराबोला दे रखा है, कोशिश करो दोबारा। अगला सवाल,
18th बताऊं? 18th सच में? मैं थोड़ा ग्राफ बना देता हूँ, तुम्हें शायद हेल्प मिल जाएगी। y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये लिखा है, ठीक है। डोमेन बता रही है कि -1 से 1 के बीच में ही ग्राफ बनाना है, ये समझ में आ रहा होगा। 0 पे फंक्शन 0 है और इन्फिनिटी पे 1 पे इन्फिनिटी जा रहा है। आराम से देख लो, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। -1 पे 0 है, 0 पे 0 है और 1 पे इन्फिनिट जा रहा होगा। सोच लो आराम से, ठीक है। हम सिर्फ एक वाला ग्राफ बनाएंगे, दूसरा वाला ग्राफ उसका सिमेट्री है, ठीक ना। एक ग्राफ बनाएंगे और फिर दूसरा उसका सिमेट्री है। अब देखो, जब मैं 1 से जस्ट छोटा नंबर रख रहा हूं तो यहाँ इन्फिनिटी पे रख के देख लो तुम, इन्फिनिटी पे 0 पे 0 है और जब x नेगेटिव है तो नेगेटिव है। कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरीके से, और फिर इसी की मिरर इमेज कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो तुम्हें इस लूप का एरिया फाइंड करना है। लूप का एरिया फाइंड करना है ना, पढ़ लो तो एक बार सवाल को। फाइंड द एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप। तो तुम्हें ये करना है -1 से 0 x 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का डबल, क्योंकि यही पार्ट नीचे भी है, dx इंटीग्रेशन। आपको ये फाइंड करना है। देखो ग्राफ कैसे बनाया ना, जो ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। तुम अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये 0 से 1 के बीच में ग्राफ तो बहुत आराम से दिखेगा। जैसे जैसे x बढ़ेगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा 1 प्लस एक्स बढ़ेगा, 1 माइनस एक्स घटेगा, रेशियो बढ़ेगा, ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही है। देख लो, देखो मैंने कैसे बनाया। और मुझे अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा। ये पॉइंट अगर जानना है स्लोप कहाँ 0 है तो डिफरेंशिएट करके तुम कर सकते हो, लेकिन हमें एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाना होता एरिया फाइंड करते समय, तो मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं करूंगा। और फिर इसी की मिरर इमेज बनानी है, क्योंकि क्वेश्चन एक्चुअली प्लस माइनस था, ठीक है। जिसको भी 18 है अब हो गया होगा आराम से। इंटीग्रेशन तुम कर ही लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। ऊपर नीचे 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर देना, √1 प्लस एक्स से इंटीग्रेशन बहुत आराम से हो जाएगा। अच्छा अगला सवाल, 21 हो गया, 22, 23। 23 में डाउट है, ओके। 23 एक्चुअली क्वेश्चन आसान है, मैं तुम्हें थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। एक ग्राफ तो ऐसा बन रहा है और दूसरा ये तो 1 प्लस कॉस एक्स है, मैक्सिमम होगा 0 पे 2 और यहाँ पे होगा पाई पे 0, और दूसरा कुछ इस तरीके से बन रहा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मेरी y इक्वल टू 1 लाइन है, ये मेरा x इक्वल टू पाई लाइन है। बोल रहा है ये जो एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला जो एरिया है, ये दोनों इक्वल है, ऐसा बोल रहा है। अगर ये दोनों इक्वल है तो अल्फा फाइंड करो। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको। अब ये समझो, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कैसे निकालेंगे। इस पॉइंट पे दोनों फंक्शन 1 प्लस कॉस एक्स, ये पॉइंट को a बोल रहा हूँ, 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स माइनस अल्फा इक्वल है। मतलब कॉस एक्स का वैल्यू कॉस एक्स माइनस अल्फा के इक्वल है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x इक्वल टू अल्फा माइनस एक्स, और x का वैल्यू आ गया अल्फा बाई 2। तो ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली अल्फा बाई 2 आ गया। तो ये वाला जो एरिया है, इस रेड एरिया को लिख सकते हैं 0 से अल्फा बाई 2, और ऊपर कौन सा फंक्शन है 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे कौन सा फंक्शन है 1 प्लस कॉस एक्स माइनस अल्फा dx, ठीक है। एक एरिया तो ये हो गया। अब दूसरा ब्लू एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, दोनों को इक्वल करना है। ब्लू एरिया निकालना बहुत आसान है, ये लिखा है y इक्वल टू 1, तो 1 प्लस कॉस एक्स माइनस अल्फा को 1 करूंगा तभी तो मुझे ये पॉइंट मिलेगा b, और वो आ रहा है पाई बाई 2। ये जो पॉइंट है ये है पाई बाई 2 प्लस अल्फा, खुद पता करो, कोई बड़ी चीज नहीं है। दोनों को 1, ये जो सॉल्व करना है इसका मतलब ये चीज पाई बाई 2 हो गई। तो हमारा दूसरा एरिया है वो ये आ रहा है पाई बाई 2 प्लस अल्फा से पाई, ऊपर है 1, नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स माइनस अल्फा dx। अब दोनों को इक्वल कर लो। किसी को डाउट था, कोई पूछ लो दोस्त, क्या डाउट है। क्वेश्चन नंबर 23 है। मैंने जनरल टर्म इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर लिख दिया जल्दी से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों इक्वल कब होंगे। ये दोनों इक्वल तभी होंगे ऑब्वियसली, ये अल्फा है यहाँ पे,
तो जो आंसर है वो अल्फा से भी छोटा है, इसीलिए इसको x माइनस अल्फा की जगह अल्फा माइनस एक्स लिख दिया और इक्वल कर लिया। समझ रहे हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो करना है अपन को, तो जनरल सॉल्यूशन लिखने का क्या मतलब बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर निकाल लो बस। सही है ना? ओके 24 24 करते हैं। 24 का एक टफ तरीका है इंटीग्रेशन करके और एक आसान तरीका है। आसान तरीके के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्चुअली थोड़ी सी आउट ऑफ कोर्स बात कर लेंगे, दैट इज सर्कुलर एलिमेंट्स लेके, एलिमेंट सर्कुलर लेके हम बात कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूँ, तुम देखते जाओ, पूरा मैं कर दूंगा सॉल्व। तो ये मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये सब सही हो जाएगा, टेंशन मत ले, मेरे अभी नहीं बताऊंगा, बाद में करेंगे बात। ओके ये देखो कुछ ऐसा बन रहा है, ये चीज लिखी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, ये लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2ay। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम बहुत आराम से निकाल लोगे। ये x इक्वल टू a आ रहा है और ये पॉइंट √2a आ रहा है। ये किसके साथ सॉल्व करना है तुम्हें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर के साथ पुट करके देख लो, तुम्हें बहुत आराम से मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करते क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक बनते क्वेश्चन सॉल्व हो गया। करेक्ट। अब मुझे ना ये एरिया फाइंड करना है। अब ये एरिया कैसे फाइंड करें, तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंटीग्रेशन करके कर सकते हैं कि आप पहले ये वाला एरिया निकाल लो, ये वाला, और फिर ये वाला एरिया निकाल लो, क्योंकि ऊपर वाला एलिमेंट चेंज हो रहा है, नीचे वाला एलिमेंट हमेशा सेम है। लेकिन हम ऐसे नहीं कर रहे, हम इसको ऐसे नहीं कर रहे। हम ये कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा इंटीग्रेशन टफ हो जाता है, बट हम इसको यूज कैसे करेंगे, देखो थोड़ा सिमेट्री, थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, देखना कैसे। फील करो, ये दोनों ग्राफ ना एकदम सिमेट्रिक है y इक्वल टू एक्स लाइन के, देख लो तुम, y इक्वल टू एक्स लाइन के दोनों सिमेट्रिक है। तो हम एक काम करते हैं, हम सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड कर लेते हैं, ये वाला, ये वाला दिख रहा है कौन से एरिया की बात चल रही है, ग्रीन से जो बना रहा हूं, ये वाला एरिया, और इसका क्या करेंगे फिर डबल कर देंगे। ठीक है, अब इस एरिया को कैसे निकालें, फिर से देखो, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूं, तो एक लाइन बन रही है। ठीक है, मैं ये एरिया अलग निकालूंगा और ये एरिया अलग निकालूंगा और फिर पूरे का डबल कर दूंगा। ठीक ना, अगले पेज पे दोबारा एक बार में एक काम करेंगे। तो ये हमारी लाइन है y इक्वल टू एक्स, ये हमारा एक पैराबोला है और ये हमने एक लाइन बना दी है इस तरीके से। पहले ये एरिया निकाल देता हूँ, ये एरिया तो बहुत आसान है, ये सेक्टर लिखा है, एक सेक्टर, सेक्टर। इस सेक्टर में ये जो एंगल है ये तो π/4 है, y इक्वल टू एक्स लाइन है ना, π/4 है। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, वो निकालना बहुत आसान है। अभी तो निकाला ये पॉइंट कितना था, √2a, a। तो ओरिजिन से अगर इसको ज्वाइन करूंगा तो tan θ1 की वैल्यू आ गई 1/√2। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसका स्लोप है 1/√2। तो ये पूरा एंगल कितना हुआ, π/4 माइनस tan इनवर्स 1/√2। ये क्या हो गया हमारा एंगल, ये वाला एंगल। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब √3a का स्क्वायर, 3a स्क्वायर। ये a1 आ गया। कौन सा एरिया, सेक्टर वाला, सेक्टर वाला एरिया निकाल दिया मैंने, सबको समझ में आ रहा होगा। अब मैं निकालूंगा एरिया किसका, ये एंगल में तो डाउट नहीं है ना किसी को, π/4 कैसे लिख दिया, y इक्वल टू एक्स लाइन है दोस्त, और ये √2a, a पॉइंट और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाला हमें ये मिल गया। तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, इसकी वजह से एरिया मिल गया। एरिया क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब हम एरिया निकालेंगे जो पैराबोला, जो पैराबोला बन रहा है और ये लाइन बन रही है, ये एरिया फाइंड करेंगे। अब ये एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, हम लोग यूज करेंगे एलिमेंट्स एज अ सेक्टर, सेक्टर एलिमेंट्स यूज करेंगे। तो सेक्टर ऐसे बनता है इस तरीके से, ये मैंने सेक्टर बनाया, इसको मैं लेके जाऊंगा कहां से, जीरो से, यही वाला एंगल, ये एंगल अभी हमने निकाला था tan इनवर्स 1/√2, इस एंगल तक लेके जाऊंगा। ठीक है, तो एंगल तो पता लग गया कहां से कहां तक, बट आर क्या है, आर निकालते हैं। ये लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2ay। तो हम जानते हैं जब भी हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना होता है, हम x को r cos थीटा
और y को r sin थीटा लिखते हैं, वहां रख दो, तो बन जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r sin थीटा और एक 2a। यहाँ से r का वैल्यू मिल गया, एक r से r कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू 2a। ठीक है, नाउ एरिया, एरिया क्या होता है, हाफ r स्क्वायर d थीटा। थीटा की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 डिग्री से, कहाँ तक जा रहे हैं, थीटा 1 तक। और थीटा 1 क्या है, ये tan इनवर्स 1/√2। कितना लिखा है ये देखें, आर स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर, एक 2 ऑलरेडी लिखा है नीचे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 से थीटा 1 तक। खत्म हो गया ना, इंटीग्रेशन हो गया ना। ये tan स्क्वायर लिखा है और ये क्या लिखा है, सेक स्क्वायर। tan स्क्वायर सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी से बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर क्या होगा, ये लिखा है 2a स्क्वायर tan क्यूब थीटा। समझ गए ना, tan क्यूब थीटा, और थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से tan इनवर्स 1/√2। ठीक ना, अब दोनों को ऐड करना, और जैसे ही दोनों को ऐड करोगे आंसर आ जाएगा। ट्वाइस जरूर करना। मैं एक काम और कर दूं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दूं इसको, क्योंकि जो सवाल पीछे जो आंसर लिखा है वो थोड़ा सा अलग है। तो इसको करने के लिए क्या करो, देखो 3a स्क्वायर बाई 4, एक 2 कॉमन ले लो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ π/2 tan इनवर्स 1/√2। पीछे वाला आंसर बना के दे रहा हूँ, एक 2 से मल्टीप्लाई किया, एक 2 से डिवाइड किया, सही है। इसको देखो क्या लिख सकते हैं, यूजिंग दिस फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डबल एंगल वाला फॉर्मूला है, बहुत आसान है। ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का, समझ गए होंगे तुम लोग। तो जैसे ही लिखोगे ना, तो ये जो क्वांटिटी है ये बन जाएगी tan इनवर्स 2√2, और π/2 माइनस tan इनवर्स 2√2 हो जाएगा cot इनवर्स 2√2, और cot इनवर्स 2√2 ही sin इनवर्स 1/3 होता है। ठीक है, कोशिश करना, बन जाएगा आराम से। हाँ ये आसान तरीका है। हाँ ये आसान तरीका है, क्योंकि इंटीग्रेशन थोड़ा टफ है। और टफ नहीं है क्वेश्चन, अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो तुमने ये किया, देखो क्या, तुमने क्या किया, तुमने इस पॉइंट को इससे ज्वाइन किया, तुमने इस पॉइंट से इसको ज्वाइन किया, तो एक तो सेक्टर बना। सेक्टर का एरिया निकालना तो बहुत आसान होता है। और दो पैराबोला लाइन के बीच में एरिया है, दो पैराबोला लाइन के बीच में एरिया, जिसके लिए तुम d√d/6a² भी यूज कर सकते हो। टू फाइंड दिस यूज d√d/6a², उससे भी बहुत आराम से आ जाएगा। समझ रहे हो तुम, मैं नहीं बोल रहा कि तुम ऐसा करो जैसे मैंने किया है, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पे एक लाइन है और एक पैराबोला है, एंड टू फाइंड दिस यू कैन यूज दिस। सीधा सीधा इस लाइन की इक्वेशन लिखना बहुत आसान है, दिस पॉइंट इज √2a, a, दिस पॉइंट इज 0, 0। तो लाइन की इक्वेशन हो गई y इक्वल टू x अपॉन √2, खत्म। और पैराबोला कितना है, x स्क्वायर y इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2a। इन दोनों के बीच में एरिया d√d/6a², करेक्ट। ये एरिया तो सेक्टर है, और सेक्टर का एरिया निकालना तो बहुत आसान इसलिए होता है क्योंकि अगर आपको सर्कल में थीटा एंगल पता है तो एरिया होता है हाफ r स्क्वायर थीटा। ठीक ना, और सिमेट्री से जो एरिया ये आने वाला है वही एरिया ये वाला है, सेम टू सेम। क्या अब ये क्वेश्चन और आसान हो गया, मतलब तुम्हें क्या ये करने की जरूरत है क्या, ये जो मैं किया इतना सारा ये सब करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। यूज d√d/6a², बहुत आराम से आएगा। यूज d√d/6a², तो बहुत काम का फॉर्मूला है, कह रहा हूँ ना तुम्हें। इस लाइन और इसके बीच में एरिया यूजिंग d√d/6a², और ये सेक्टर का एरिया निकालने के लिए ये एंगल थीटा निकाल लो। थीटा निकालने के लिए ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच में एंगल ढूंढना है तुम्हें, और वो एंगल ढूंढना बहुत आसान है क्योंकि ये बन रहा है, ये वाली लाइन लिखी है y इक्वल टू √2x, तो एंगल मिल जाएगा काफी आसानी से। ये भी एक तरीका है, तुम ऐसे भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट। 22, ओके बनाते हैं 22। 22 नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, ये तो थॉट, ये तो मैं क्लास में लिखाया था ये वाला कॉन्सेप्ट, तो 22 वाला तो नोट्स में बिल्कुल। और 25 जैसा क्वेश्चन आप करा दिया ना सिम्प्टोड, अभी तो क्या था 18 वाला, 18 वाला की जैसा ही है, खुद करो। 27 कर दूंगा,
लास्ट क्वेश्चन है, बस यही करूंगा, इसके बाद सब अपने आप बनाना। सवाल बहुत आसान है, ध्यान से समझना। 3 ग्राफ है, एक पॉइंट P वेरिएबल है, मूव कर रहा है, बोल रहा है ये एरिया और ये एरिया इक्वल है। इसका नाम है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका नाम है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका नाम y इक्वल टू एफ एक्स मान लेते हैं, या अगर इसको हम इनवर्स लें तो g ऑफ y इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, ठीक ना। ये दोनों चीजें, क्योंकि मैं एलिमेंट थोड़े वैसे ही लूंगा। ये यहां तक समझ में आया। अब जो एरिया इक्वल है उनको इक्वल करते हैं। पहले ये एरिया लिखते हैं वर्टिकल में, इस एरिया को लिखते हैं, इसको बोल देता हूँ a, इसको बोलता हूँ b। सो b एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन p का कोऑर्डिनेट क्या है, तो p के कोऑर्डिनेट को h h स्क्वायर ले लेते हैं। h इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, p चेंज कर रहा है और p इस तरीके से चेंज कर रहा है कि p को मैं कहीं पे भी लेके जाऊं एरिया हमेशा a b के इक्वल आ रहा है। अब b एरिया निकालते हैं। b एरिया तो y2 देख लो कहाँ पे, y1 देख लो कहाँ पे, चेक कर लो तुम लोग। b का एरिया लिखूंगा 0 से h, x की वैल्यू h है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, फर्स्ट इक्वेशन। सही है। अब ए एरिया निकालते हैं। अब ए एरिया निकालने के लिए बेटर है कि आप ये वर्टिकल एलिमेंट्स लो, सॉरी हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स लो, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स। इस हॉरिजॉन्टल एलिमेंट में अगर x देखें पहला x2 तो वो इस पे लाई कर रहा है, तो वो रूट y हो गया, x2 माइनस x1, x1 किस पे लाई कर रहा है, ये रहा gy dy, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से कहां तक, इस पॉइंट का h स्क्वायर, 0 से h स्क्वायर। चेक कर लो आराम से एक बार। अब a को b के इक्वल कर रहा हूं, तो बना 0 से h स्क्वायर अंडर रूट y माइनस gy dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से h x स्क्वायर बाई 2 dx। कोई डाउट? ये y इक्वल टू एफ एक्स और उसका इनवर्स है gy इक्वल टू x। इनवर्स इनवर्स ये तो हमें आता है ना यार, इसको ऐसे लिख दिया, इसका मतलब इनवर्स हो गया ना, g इज इनवर्स ऑफ f। मुझे y इक्वल टू एफ एक्स निकालना है, मैं gy निकाल लूंगा तो उसका इनवर्स एफ एक्स मिल जाएगा, ठीक ना। लेबनीज लगा के डिफरेंशिएट कर दो तो h माइनस जी एच स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू इंटू एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2h इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 2। यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो h जी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, कितना आया ये, h बाय 4। यहाँ से जी एच स्क्वायर का वैल्यू आ गया 3h बाई 4, ठीक है। और हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे थे कि g ऑफ y अगर x है तो y एफ एक्स है, ठीक ना। तो g ऑफ y x है तो इसको ना ऐसे लिख सकता हूँ, g ऑफ y इज इक्वल टू 3 रूट y बाई 4। देख लो एक बार, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, h स्क्वायर को अगर y बोल दूं तो g ऑफ y इज इक्वल टू 3 रूट y अपॉन 4। अब इसको x मान लो इक्वल टू x, तो आपको y मिल जाएगा, है ना, इसी तरीके से। तो 3 इनवर्स निकालना तो यार 3 रूट y अपॉन 4 इक्वल टू x आ जाएगा ना, इससे इनवर्स y की वैल्यू आ गई 16x स्क्वायर बाय 9। खत्म, फंक्शन मिल गया। करो ट्राई करो, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से आ जाएगा। इनवर्स बस एलिमेंट कौन से लेने हैं वो सारे बात है कि तुम्हें एलिमेंट लेने आते कि नहीं आते। एलिमेंट हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल लेना। अरे मत परेशान हो। आगे बढ़े, नोट्स निकाल लो अब। ट्वेंटी एट में थोड़ा सा आइडिया, 28 में देखो क्या है। 28 अगर ध्यान से देखा जाएगा तो ये जो फंक्शन है ये लिखा है ln sec t का जो डिफरेंशिएशन है वो tan t है, और tan t का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t है, तो आप इसमें tan t ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, खत्म हो जाएगा fx। fx जो है इसमें tan t ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, सही हो जाएगा।
आराम से हो जाएगा। 10t ऐड और 10t सब्ट्रैक्ट, वो फॉर्म बन जाएगा ln sec t प्लस 10t माइनस 10t प्लस sec स्क्वायर t। हो गया ना इंटीग्रेशन, e की पावर t, e की पावर t, ये e की पावर fx प्लस f x f डैश वो बन गया fx प्लस f डैश x, f प्लस f डैश, ये फॉर्मेट बन गया। तो आपको fx मिल जाएगा बहुत आसानी से। बताओ दोस्त। सर क्वेश्चन 20 में m और c दोनों वेरिएबल है क्या? 20 में c इज अ यस सर। कांस्टेंट नंबर, पढ़ा नहीं क्या तुमने? लेट c बी अ कांस्टेंट नंबर, पहली लाइन में लिखा है यार। नहीं सर, वैसे इसको कोई भी वेरिएबल नहीं मान सकते। क्यों मानेंगे जब लिखा है c इज अ कांस्टेंट नंबर? पता नहीं, तो टेंशन ही मतलब। तो c कांस्टेंट नंबर दे रखा है, y इक्वल टू mx प्लस जो भी लाइन बन रही है वो लिखो और d रूट d बाई 6a स्क्वायर लगाओ, सीधा यही स्टेटमेंट बनता है, तो सीधा आंसर मिलेगा, यही वैल्यू मिलेगी तुझे सीधा c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। लिख के तो देख। ओके चलिए स्टार्ट करें अब। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सुनते जाना ध्यान से, मुझे बहुत सारी बातें पूछनी भी है साथ में और सिखानी भी है। तो सबसे पहले देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। ठीक है, स्केलर इज लाइक डिस्टेंस, तुम्हें पता है, एग्जांपल देता हूं पहले। डिस्टेंस, टेंसर, वेक्टर इज लाइक फोर्स। फिजिकल क्वांटिटीज जो इन तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्टेंस, वेक्टर इज फोर्स और टेंसर इज लाइक करंट। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? स्केलर सब जानते हैं, इट्स मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड है, m फॉर मैग्नीट्यूड, बट डज नॉट हैव अ डायरेक्शन। ठीक है ना? वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, टेंसर आल्सो हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बट फिर टेंसर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस इज ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। लेकिन ये जो है ये नॉर्मल एडिशन को फॉलो करता है, नॉर्मल एडिशन। जैसे मैं तुमसे एक चीज पूछूं, एक रिवर फ्लो कर रही है, एक और रिवर फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट बोल सकते हो इसको तुम, रिवर का वाटर बोल सकते हो, क्योंकि वाटर अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो तुम बोल सकते हो देयर इज सम वॉल्यूम, मतलब मैग्नीट्यूड हो गया ना, वॉल्यूम एंड देयर इज अ डायरेक्शन। तो फ्लो ऑफ वाटर, ये जो फ्लो कर रहा है, जो वाटर फ्लो कर रहा है, ये क्या है? ये एक क्या क्वांटिटी है? अब ये वेक्टर क्वांटिटी है या टेंसर क्वांटिटी है? तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस सारा यहाँ पे एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन पे डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम v1 ला रहा हूँ और यहाँ वॉल्यूम v2 ला रहा हूँ, तो क्या वो रिवर किस एंगल पे मीट कर रही है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना वाटर इधर जाएगा, या वो हमेशा v1 प्लस v2 होगा, v1 प्लस v2। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेक्टर्स एंड टेंसर्स। ठीक है, वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर में डिपेंड करता है। वेक्टर में ऐसा होता है कि अगर ये वेक्टर और इस वेक्टर में एडिशन कर रहे हो तो इन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा है उस पे रिजल्टेंट डिपेंड करता है, सी वेक्टर। और हमें पता है सब लोगों को कि सी वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। ये सब मैं प्रूफ करूंगा, बट अभी तुम थोड़ा सा तुम्हें आता है उससे तुम रिलेट कर लो कि यहाँ पे सारा बात थीटा पे डिपेंड करिए, किस एंगल पे। So there is a difference between a vector quantity, a tensor quantity and a scalar quantity. Scalar quantity के पास डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर और टेंसर दोनों के पास डायरेक्शन होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस, ये नॉर्मल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को दो तरीके से समझते हैं, ट्राइंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम से भी बना सकते हैं, पैरेललोग्राम में डायगोनल बनती है, ट्राइंगल में थर्ड साइड बनती है। यहाँ तक कोई डाउट? इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, यस। हाँ दोस्त बोलो। सर तो फिजिक्स वाले क्यों ऐसा बोलते हैं कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है?
हाँ उसको जनरली अब क्या है ना, ये टेंसर क्या है ना, हमारे कोर्स में ये सब बातें हैं, इसीलिए हम इसकी बातें नहीं करते, हम इसीलिए फिर इसको स्केलर के पास ले जाते हैं। अब टेंसर इज अ, मतलब आजकल सब चीजें टेंसर से चलती हैं, तो अब ठीक है, अब वो उसको स्केलर क्यों बोलते हैं, एक्चुअली वो तो टेंसर क्वांटिटी है। क्योंकि तुम नहीं बोलते क्या कि यार ये जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसके बाद डायरेक्शन है यार, तुम ऐसे एरो नहीं लगाते क्या जब भी करंट लगाते हो वायर में, दैट मींस उसके बाद डायरेक्शन है और उसके बाद मैग्नीट्यूड भी है। तो स्केलर कैसे हुआ, स्केलर नहीं है वो टेंसर है। वही ना सर, उसमें डाउट आ रहा था, बट सर ने कहा करंट डेंसिटी से हम डायरेक्शन देखते हैं। पता नहीं, हम जहां तक मेरे को याद है मैंने कॉलेज में पढ़ा था टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं करंट को, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन है। बाय डेफिनेशन अगर देखोगे तो डेफिनेशन ये कहती है कि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन अगर नॉर्मल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है देन इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। अब इसके अलावा अगर कोई चीज है तो वो तुम उन्हीं से बात करना, ठीक है। तो एनीथिंग विच हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और नॉर्मल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे उसको टेंसर बोलते हैं। एनीथिंग विच हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे उसको वेक्टर कहते हैं। और एनीथिंग जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। लाइक वेट, वेट नहीं, वेट तो फोर्स है। लाइक मास, अगर तुमने बोल दिया कुछ मास छोड़ो, तुम डिस्टेंस बोल सकते हो। तुम्हें पता है ना स्केलर क्वांटिटी, इतनी फिजिक्स आती है तुम्हें, क्या होती है स्केलर क्वांटिटीज। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड करंट को हम टेंसर बोलते हैं। ओके, आगे आगे बढ़ा जाए। अब एरिया, या एरिया इज स्केलर क्वांटिटी, लेकिन एरिया को हम वेक्टर के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर अगर इस तरीके की चीज आती है तो उनकी बात बाद में करेंगे। एरिया को वेक्टर भी बोल सकते हैं, और एरिया को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिचुएशन पर डिपेंड करती है सब ये बातें, तो ऐसी बातें अभी नहीं करेंगे। अभी यहाँ देखेंगे, ये देखो, अभी वेक्टर की बातें करेंगे अपन सिर्फ और सिर्फ। तो देखो ध्यान से, ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हेड है, हेड बोलते हैं इसको, इसको एंड पॉइंट और इसको हेड पॉइंट बोलते हैं। और इसको लिखेंगे कैसे, ए टू बी, बहुत आसान है। जहां पे टेल है वो यहाँ पे, और जहां पे हेड है वो यहाँ पे। तो ए बी वेक्टर का मतलब ये है। तो बी ए वेक्टर का मतलब क्या होगा, बी ए वेक्टर ये होगा, सही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात होती है उसका मतलब है ए बी लेंथ, ए बी लाइन सेगमेंट का लेंथ। मतलब इसको भी ऐसे बना दो, इसको भी ऐसे बना दो, ये जो लेंथ है इसको हम ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो अगर कोई ऐसा बोले कि एक मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर है, ये लेट से 1 है, और ए सी वेक्टर 2 है, ठीक ना, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो जब हम इनको ड्रॉ करेंगे तो ऐसे करेंगे, तो अगला वाला इस तरीके से होगा, डबल लेंथ का, ये 1 का है तो ये 2 का होगा। स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का ए ही है, ये बी है ये सी है। फील हो रहा होगा फर्क क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है। डायरेक्शन, डायरेक्शन डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए हमने सबसे पहले एक पॉइंट डिफाइन किया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। अब ये खुद एक वेक्टर की तरह बिहेव करता है, तो कभी कभी हमें एक नाम मिलता है नल वेक्टर, जिसको हम जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। नाउ नल वेक्टर और जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर है, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो जीरो है लेकिन डायरेक्शन इसकी डिफाइंड नहीं है। दिस इज द ओनली वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है बट डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। व्हाई? क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है, इसके रेस्पेक्ट में बाकी चीजों को डिफाइन किया जाता है। तो नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास मैग्नीट्यूड जीरो है, डायरेक्शन नहीं है, और ये एक पॉइंट है। और ये एक पॉइंट हम किस लिए लेके आ रहे हैं, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में बाकी वेक्टर्स को हम डिफाइन करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो नल वेक्टर इज यूज्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में बाकी चीजें हम डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर, सब जानते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। हर एक वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड है, अगर मैं उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो उसका मैग्नीट्यूड 1 बन जाएगा। मतलब अगर कोई वेक्टर है ए वेक्टर, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हम इसको बोलते हैं अ यूनिट वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, इसको बोलते हैं ए कैप, कैप लगा देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, 1। तो इसका काम क्या है, इसका काम है डायरेक्शन देना। हमें बहुत बार डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, हमें डायरेक्शन देना होगा। तो जब भी हम डायरेक्शन दे रहे होंगे हम एक कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे।
to give the direction. जैसे मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज 10√3 और डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. तो व्हाट इज ओमेगा वेक्टर? क्या होगा ओमेगा वेक्टर? तो अब तुम सोचो, तुम्हारे पास एंगुलर मैग्नीट्यूड है, आपके पास एंगुलर स्पीड है 10√3 और आपको डायरेक्शन दे रखी है. तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले, ये डायरेक्शन है लेकिन ये यूनिट वेक्टर नहीं है, पहले इसको यूनिट वेक्टर बनाएंगे. यूनिट वेक्टर बनाने के लिए सबको आता है इसका यूनिट वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो √3 है. अब ये यूनिट वेक्टर है, अब ये डायरेक्शन है, अब ये डायरेक्शन की तरह बिहेव करेगा और इसको 10√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ दिस इज माय आंसर. क्या ये बात सबको समझ में? दिस इज माय ओमेगा वेक्टर. तो अगर आपके पास ओमेगा है और आपके पास डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन को पहले यूनिट वेक्टर बनाओ, यूनिट वेक्टर, और फिर उसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो, तब जाके आपको वेक्टर मिलेगा. ठीक है? मतलब हम ये लिख सकते हैं, एनी वेक्टर ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप. सोचो, सही बोला हूं क्या मैं? किसी भी वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं कि ए वेक्टर इनटू ए कैप. देख लो, कहीं डाउट हो तो पूछ लो. ठीक है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, टेंसर क्वांटिटी क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, नल वेक्टर क्या है, और अब इक्वल वेक्टर्स. कोई मुझे बताएगा दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे? देयर आर 3 कंडीशंस. दो वेक्टर इक्वल होने के लिए 3 कंडीशंस चाहिए. क्या क्या? कोई भी? तुम्हें इतना वेक्टर तुम्हें आता है यार? दिस इज बेसिक वेक्टर्स, अभी नॉर्मल बात चल रही है. बताओ दोस्त. सर दोनों वेक्टर्स के पास सर सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन और सेम यूनिट वेक्टर हो. नहीं, डायरेक्शन इज यूनिट वेक्टर. डायरेक्शन इज यूनिट वेक्टर. तो डायरेक्शन इक्वल करने का मतलब आपने यूनिट वेक्टर इक्वल कर दिया, मैग्नीट्यूड इक्वल कर दिया, तो अब मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन इक्वल. लेकिन एक और चीज, द थर्ड इज सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें. यस सर. सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें. मतलब एक अगर फोर्स है और दूसरा टॉर्क है, तो तुम ऐसे थोड़ी बोलोगे ये फोर्स इस टॉर्क के इक्वल है. नहीं, एक फोर्स है, दूसरे को भी फोर्स के इक्वल होना पड़ेगा. बात समझ में आ रही है? yes, तो देयर आर थ्री कंडीशंस. पहली, इट हैज सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन और सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे. तीनों कंडीशन होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि दोनों वेक्टर्स आर इक्वल. ठीक है ना? नेक्स्ट, इक्वल वेक्टर का मतलब समझ में आ गया. इक्वल वेक्टर ऐसे वेक्टर है जहां मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम और सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे. अच्छा, अब दो वेक्टर्स होते हैं, फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर. इनकी एक बार बात करेंगे, फ्री एंड लोकलाइज्ड. अब फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर होते क्या? देखो ऐसा है कि लेट्स से ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और मैं इस डायरेक्शन में 1 मीटर मूव किया. लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस है ना, एक्स डायरेक्शन में मैं 1 मीटर मूव किया. तो तुमसे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा तो क्या बोलोगे? आई कैप. सोचो एक बार ध्यान से, अगर मैं 1 मीटर इन एक्स एक्सिस अगर मूव किया, एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. सबको इतनी नॉर्मल सी बात बताओगे. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट, ए वेक्टर आई कैप. चलो अगर मैं इसी को अर्थ पे ना करके, ये काम मैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मैं 1 मीटर मूव किया अर्थ पे ना मूव करके अगर मैं मून पे करता, मून पे चला जाता और मैं फिर से करता इसी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में 1 मीटर मूव करता, क्या मेरा यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता? मतलब अगर मैं एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा हूँ 1 मीटर, लेकिन मैं कहीं भी कर सकता हूँ स्पेस में, मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ. मैं अभी जहां बैठा हूँ इस रूम में 1 मीटर मूव कर सकता हूँ, या मैं तुम्हारे पास आके एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 1 मीटर मूव करूँ, या मैं कहीं और जाके 1 मीटर मूव करूँ. तो क्या मेरा जो वेक्टर है क्या वो डिफरेंट आएगा, और या वो हमेशा आई कैप ही बनेगा? हमेशा आई कैप बनेगा. तो फ्री वेक्टर्स आर द वेक्टर्स जिनके मूवमेंट से कोई इफेक्ट नहीं होता, जो हर जगह सेम है, जिनका पॉइंट ऑफ एक्शन कहीं पे भी रखो, ये पॉइंट ऑफ एक्शन है, इसको कहीं पे भी रखो. आई कैप का मतलब है, आई कैप का मतलब यही है कि एक्स एक्सिस में 1 मीटर आप मूव करो, चाहे कहीं से भी करो. ये मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं यहां से 1 मीटर मूव करूं, या मैं यहां से 1 मीटर मूव करूं, या मैं यहां 1 मीटर मूव करूं, पॉइंट ऑफ एक्शन डिफरेंट जगह पे, लेकिन
ऑलवेज द वेक्टर इज आई कैप, इनको बोलते हैं फ्री वेक्टर्स। लेकिन लोकलाइज्ड वेक्टर ऐसे होते हैं जिनका अगर पॉइंट ऑफ एक्शन चेंज कर दिया ना तो उनका इफेक्ट बदल जाता है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेंज कर दी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहां पे लगा रहे हैं वो चेंज कर दिया तो इफेक्ट चेंज हो गया। जैसे फोर्स कहां किस पॉइंट पे लग रही है इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका इफेक्ट कैसा है। ऐसे को हम मूव नहीं कर सकते, ऐसी फोर्स ऐसी चीज को हम मूव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने मूव किया तो इफेक्ट विल बी डिफरेंट। ऐसे वेक्टर्स को लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं। मतलब वो उसी पॉइंट पर लगेगा और अगर आपने कहीं और लगा दिया तो वो बदल गया, वो कोई और हो गया, उसकी सिचुएशन डिफरेंट हो गई, वो वेक्टर ही चेंज हो गया। बट फ्री वेक्टर्स आर द वेक्टर्स जिनके मूवमेंट से देयर इज नो चेंज इन द वेक्टर, वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, लोकलाइज्ड वेक्टर में चेंज आएगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ vectors like displacement और force. if point of application जिस पॉइंट पे आपने उसको अप्लाई किया उसको चेंज किया तो सिग्निफिकेंस अगर चेंज हो रहा है तो लोकलाइज्ड, अगर सिग्निफिकेंस चेंज नहीं हो रहा तो फ्री वेक्टर। हमारे कोर्स में जो हम करेंगे वो मोस्टली फ्री वेक्टर से डील करेंगे, जनरली हम फ्री वेक्टर से डील करते हैं। तुम फील करोगे कब मैं फ्री वेक्टर यूज कर रहा हूँ और कब मैं लोकलाइज्ड वेक्टर कर रहा हूँ। जैसे मैं अगला लिखता हूँ, अगला फ्री और वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर के बाद एक और चीज है दैट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इसको समझाता हूँ, फिर तुमसे पूछूंगा क्या ये फ्री है या लोकलाइज्ड है। पहले पोजीशन वेक्टर का मतलब समझो। देखो वेक्टर्स एक्चुअली हम करते क्यों हैं, क्योंकि हमें मल्टी डायमेंशनल चीजों से एक साथ डील करना होता है, एक ही इक्वेशन में सब चीजों से डील करना होता है, दैट्स व्हाई हमने वेक्टर्स डिफाइन किए। अब ये कोई पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है x y z, ठीक है। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो मैं अगर एक इस तरीके से, रुको एक सेकेंड मेरे को बना देना दो, ये मेरा पॉइंट है P, ठीक है। दिस इज माय पॉइंट P x, y, z। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो हम जानते हैं इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप है, इस डायरेक्शन में दिस इज x, दिस इज y, j कैप है और ये z है, दिस इज k कैप, करेक्ट। तो ये जो P पॉइंट है अगर मैं ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट ले लूं तो मैं इस OP वेक्टर को बना सकता हूं और ये OP वेक्टर होगा x i कैप, y j कैप, z k कैप। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। मतलब एवरी पॉइंट इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, हर पॉइंट एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूजिंग रेफरेंस पॉइंट O, ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट लेके हम उसको वेक्टर बना सकते हैं, OP वेक्टर। और इस वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एग्जांपल, मैं आपको बोलूं कि देयर इज अ पॉइंट A 1, -1, 2, क्या तुम मुझे इसका पोजीशन वेक्टर बता सकते हो? इफ A का कोऑर्डिनेट इज 1, -1, 2, क्या तुम मुझे पोजीशन वेक्टर OA वेक्टर बता सकते हो? क्या लिखोगे? I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप, ठीक है। ये बात समझ में आई? अब मैं तुमसे पूछूं कि किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, क्या तुम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? x, y, z। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, अगर मैं इस पॉइंट को, इस वेक्टर को मूव कर दिया, अगर मैं इस वेक्टर को मूव कर दिया, इस OP वेक्टर, ये OP वेक्टर है, इसको मैं मूव कर दिया, यहां बना दिया कुछ नया पॉइंट O डैश P डैश, मैं वेक्टर मूव किया, पैरेलली मूव किया हूं ताकि डायरेक्शन ना बदले और पैरेलली इसी को मूव किया ताकि मैग्नीट्यूड ना बदले। तो क्या इसका सिग्निफिकेंस बदल गया या अभी भी तुम P डैश का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? क्या अब ये इसको मैं बोलूंगा कि ये पोजीशन वेक्टर है, इज दिस नाउ अ पोजीशन वेक्टर? क्या ये पोजीशन वेक्टर है या कुछ और बन गया है? नाउ दिस इज नॉट अ पोजीशन वेक्टर, इसकी सिग्निफिकेंस चेंज हो गई। हम बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर इज अ लोकलाइज्ड वेक्टर। अगर आपने उसको मूव कर दिया तो आपको एक नया वेक्टर तो मिल गया जो इक्वल वेक्टर है, जो इसके साथ इक्वल है, बट देयर इज अ डिफरेंस इन सिग्निफिकेंस, उसकी सिग्निफिकेंस बदल गई। अब आप P कोऑर्डिनेट नहीं लिख सकते डायरेक्ट, अब उसको आप पोजीशन वेक्टर नहीं बोलोगे। नाउ दिस इज नॉट अ पोजीशन वेक्टर, हम बोलेंगे दिस इज सम इक्वल वेक्टर टू पोजीशन वेक्टर। ये एक वेक्टर है जो इक्वल है पोजीशन वेक्टर के, बट दिस इज नॉट अ पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये कुछ और है। पोजीशन वेक्टर का एक मतलब है, पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब है? वो किसी पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आपको बता रहा है। क्या ये बात सबको क्लियर है क्या? तो देयर इज अ चेंज इन सिग्निफिकेंस
अगर आपने उसको मूव कर दिया, और इसीलिए इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर इज अ लोकलाइज्ड वेक्टर। ये वेक्टर एंड ये वेक्टर जो हमने बनाया ओपी और ओ डैश पी डैश, ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं। इक्वल वेक्टर का मतलब है सेम क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन है, वेक्टर इक्वल है, बट देयर इज अ डिफरेंस इन सिग्निफिकेंस। बताओ दोस्त। बोलो, कोई डाउट हो तो दोबारा अब बोलो। आ जाओ फिर बोलते हैं आराम से, वेट कर रहा हूँ। बिल्कुल, इसीलिए पोजीशन हमेशा हम ओरिजिन से ही बनाएंगे। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन को लेते हैं, ठीक है। अब ये समझना कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 3D, मतलब 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड द वेक्टर। वेक्टर और 3D में बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है। वेक्टर में आप अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप पी एक्स वाई जेड बोल रहे हो, तो आप उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसीलिए हम दोनों को साथ में पढ़ते हैं। हम वेक्टर और 3D एक साथ पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक पढ़ना मतलब दूसरा पढ़ लिया, और एक की हेल्प से दूसरा सॉल्व होता है और दूसरे की हेल्प से पहला सॉल्व होता है, तो दोनों आपस में रिलेट होंगे। तो इसीलिए तुम फील करना धीरे धीरे कि हम वेक्टर और 3D साथ में इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वेक्टर और 3D ज्योमेट्री मिक्स है, दोनों चीजें एक साथ चलाई जा सकती है। तो मैंने अब क्या क्या डिफाइन कर दिया, मैंने तुम्हें एक बार सुन लेना, और अगर कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ लेना। मैंने तुम्हें बता दिया व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज अ टेंसर क्वांटिटी, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने तुम्हें ये बताई कि एक यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक नल वेक्टर क्या होता है, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, फ्री वेक्टर क्या होता है, लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछना। बोलो दोस्त। हेलो सर, वो आपने हाँ बोलो। 10√3 और आई कैप प्लस जे कैप प्लस के के वाला एग्जांपल दिया था, वो सर समझ में नहीं आया। तुम्हें अगर मैं बोलूं कि एक्स एक्सिस में 3 यूनिट मूव करेंगे तो वेक्टर क्या होगा? 3 आई कैप। कैसे किया तुमने? मतलब सर यूनिट मैग्नीट्यूड लिया वेक्टर और से मैग्नीट्यूड को हाँ मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर। अब आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप की डायरेक्शन क्या है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एक वेक्टर है, बट दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। वो यूनिट वेक्टर है क्या? नो सर। उसको यूनिट वेक्टर कैसे बना है? सर मैग्नीट्यूड लें और उसका डायरेक्शन लें। क्या है आई प्लस जे प्लस के का मैग्नीट्यूड क्या है? √3। √3। तो उसको √3 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। मतलब सर वेक्टर में मैग्नीट्यूड का डिवाइड देने पर उस वेक्टर का करस्पॉन्डिंग उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है। बिल्कुल, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? अ वेक्टर व्हिच हैज यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड 1 और उसके बाद डायरेक्शन हो, बस, है ना। तो अगर मैं किसी भी वेक्टर में अगर उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दूं तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो i प्लस जे प्लस के इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। तो अगर तुमने उसको 10√3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ओमेगा का वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो अब 10√3 नहीं रहा, अब वो ज्यादा हो गया। यस सर। अब वो 30 हो गया। तो इसीलिए मुझे 10√3 बना के रखना है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो, कोई भी अगर आपको वेक्टर फाइंड करना है, कोई भी वेक्टर अगर आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको उसके मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो मिलेगा। अगर आप यस सर। किसी और वेक्टर से मल्टीप्लाई करते तो गड़बड़ होगी, उसके मैग्नीट्यूड वो नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। और समझ सर गए? यही जो ए कैप लिखा है वो सर ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। बिल्कुल, वो तो है ही सही। ये कैसे निकालना है वो भी तो हमें पता है। तो अगर कोई मुझे बोला i प्लस जे का यूनिट वेक्टर बताओ, क्या करूंगा? ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है अभी? नो सर। i प्लस जे नहीं है, तो अगर मैं इसको √2 से डिवाइड कर दूं तो अब ये i प्लस जे की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। ओके सर। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। बोलो दोस्त। सर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि सारे फ्री वेक्टर्स यूनिट डायरेक्शनल होते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर तो फिर तो सिग्निफिकेंस ही चेंज होना चाहिए ना, क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, फ्री वेक्टर ऑफ सेम टाइप ना, वो दोनों में बात डिफरेंस है ना। मैं अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ और मैं इसको मूव कर दूं इस डायरेक्शन में, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन तुम ये थोड़ी बोल सकते हो कि ये फ्री वेक्टर और ये फ्री वेक्टर सेम है। इसका खुद का एक सिस्टम है, ये खुद का एक फ्री वेक्टर का सिस्टम बना रहा है। तो यूनि डायरेक्शन का तो मतलब हो गया, तुमने बोल दिया सारे फ्री वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। नहीं, अलग अलग डायरेक्शन हो सकती हैं। लेकिन अगर दो वेक्टर्स फ्री हैं, मतलब ये दोनों वेक्टर्स अगर इक्वल हैं
और फ्री का तो मतलब है उसको आप मूव कर सकते हो, यही मतलब है उसका। तो अगर मैं इसको मूव करके यहाँ लेके चला गया तो इसका सिग्निफिकेंस नहीं बदला, तो हम बोल देंगे कि ये दोनों वेक्टर्स फ्री हैं। प्रोवाइडेड उनको यूनिट डायमेंशनल होना चाहिए, यूनिट डायमेंशनल। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अरे फ्री का मतलब सिर्फ इतना सा है कि देखो, इक्वल वेक्टर्स और फ्री वेक्टर्स में दोनों में तुम कंपैरिजन मत करो, दोनों चीजें अलग अलग है। फ्री वेक्टर का मतलब है मेरे हाथ में एक पेन है और इस पेन को मैं सेम डायरेक्शन में रखूं, मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करूं, और इसको पैरेलली मूव करूं। और अगर ऐसे मूव करने पे जो भी सिस्टम है उस पर अगर इफेक्ट नहीं पड़े तो हम उसको फ्री वेक्टर बोलेंगे। अगर सिस्टम पे इफेक्ट पड़ रहा है तो उसको लोकलाइज्ड वेक्टर बोलेंगे। फिर हम बोलेंगे कि एक्शन किस पॉइंट पे हो रहा है, अगर उस बात पे वेक्टर डिपेंड कर रहा है तो फिर हम उसको बोलेंगे लोकलाइज्ड, अदरवाइज वो फ्री है। ओके सर। ठीक है ना। इक्वल वेक्टर और फ्री और लोकलाइज्ड वेक्टर्स में रिलेशन मत देखो। ये वेक्टर अगर फोर्स, अगर ये वाली वेक्टर फोर्स है, इसको अगर लिख दूं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और अगर इस ए पॉइंट पे लग रही है, अगर इसको मूव करके यहाँ पे लेके गया बी पॉइंट पे, तो फोर्स तो अभी भी वही है बट सिग्निफिकेंस डिफरेंट है। वो अलग तरीके से बिहेव करेगी क्योंकि वो ए पॉइंट पे लग रही है, बी पॉइंट पे लग रही है। मैं एक रॉड पे लगा दूं इसको, ये लो एक रॉड पे लगा दूं, और ये हिंज है, ये कुछ नहीं करेगा, ये बहुत कुछ करेगा। फील करो इस चीज को। तो यहाँ पे द सिग्निफिकेंस ऑफ द फोर्स चेंज हो रहा है, इसीलिए फोर्स को हम लोकलाइज्ड वेक्टर बोलेंगे। एक प्रॉपर्टी जैसा ही है। ये नहीं है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल नहीं है, क्या बिल्कुल है, ये दोनों वेक्टर इक्वल है, दोनों आई प्लस जे प्लस के हैं, दोनों वेक्टर आई प्लस जे प्लस के हैं, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस इन सिग्निफिकेंस। तो तुम ये नहीं बोल सकते सर इसी को उठा के यहाँ पे लगाया गया है, बिल्कुल गलत है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसको उठा के यहाँ लगाया गया। दोनों वेक्टर, भले ही दोनों वेक्टर्स आर इक्वल, बट देयर इज अ डिफरेंस इन सिग्निफिकेंस। एक को f1 बोल दो, एक को f2 बोल दो। f1 is equal to f2 but there is a difference in significance। बस बात वो है। इसीलिए मैं बोलूंगा कि f1 एंड f2 आर लोकलाइज्ड वेक्टर, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ एक्शन बदलने से आपको फोर्स को का सिग्निफिकेंस बदल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? देखो, अगर मेरे पास कोई वेक्टर है ये, और मैं जानना चाहता हूँ इसका लाइन सेगमेंट क्या है, तो लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि इस एरो हेड को ऐसे बना दो और ये आपकी लाइन सेगमेंट हो गई। ठीक है। किसी भी वेक्टर का लाइन सेगमेंट पता कर सकते हैं ना आप, ये लाइन सेगमेंट है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। करेक्ट ना। तो अगर दो वेक्टर की लाइन सेगमेंट पैरेलल है, अगर दो वेक्टर की लाइन सेगमेंट पैरेलल है तो उनको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है। अगर दो वेक्टर की लाइन सेगमेंट पैरेलल है तो उनको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब दो वेक्टर अगर कोलिनियर हैं तो या तो सेम डायरेक्शन में होंगे या जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जब उन सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनको पैरेलल बोलते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनको हम एंटी पैरेलल बोलते हैं। या लाइक और अलाइक वेक्टर्स भी नाम होते हैं, लाइक वेक्टर्स और अलाइक वेक्टर्स। ये वेक्टर और ये वेक्टर लाइक वेक्टर है, लेकिन ये वेक्टर और ये वेक्टर एंटी पैरेलल या अलाइक वेक्टर्स है। ठीक है, लेकिन तीनों वेक्टर कोलिनियर है। ठीक, क्या ये बात समझ में आ गई क्या? अब ये को सुनो, अगर तीन वेक्टर कोलिनियर है तो इसका ये मतलब है कि उनकी डायरेक्शंस या तो सेम है या अपोजिट है। अपोजिट मतलब अगर मुझे कोई बोला आई कैप का अपोजिट क्या होगा तो मैं माइनस आई कैप बोलूंगा। ये बात क्लियर है क्या सबको? आई कैप का अपोजिट माइनस आई कैप है। अगर ये डायरेक्शन आई कैप है तो ये डायरेक्शन माइनस आई कैप है। तो नेगेटिव क्या करता है? डायरेक्शन आपकी जस्ट अपोजिट कर देता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों कोलिनियर है, तो कैन आई से ये के टाइम्स लिखा जा सकता है। अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो ए वेक्टर को मैं के टाइम्स बी वेक्टर लिख सकता हूं। मैं इसको समझा सकता हूं, इसको प्रूफ कर सकता हूं, बहुत आसान चीज है। मैं बोल सकता हूं अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो यूनिट वेक्टर इक्वल होंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो यूनिट वेक्टर डिफरेंट होंगे, मतलब जस्ट अपोजिट होंगे। ये अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो इसका ए कैप और इसका एक बी कैप दोनों इक्वल होंगे। ए कैप और बी कैप इक्वल होंगे क्योंकि डायरेक्शन सेम है और दोनों के मैग्नीट्यूड मैंने 1 बना दिए, तो ए कैप बी कैप के इक्वल है। या फिर अगर वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो बी कैप क्या होगा? माइनस ऑफ ए कैप होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इसीलिए प्लस माइनस। और इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए वेक्टर इज प्लस माइनस ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, और इसको के बोल देते हैं पूरे को।
तो a वेक्टर इज k टाइम्स b वेक्टर। तो अगर कभी भी तुमने प्रूफ कर दिया कि कोई a वेक्टर k टाइम्स b वेक्टर है तो हम बोल देंगे वो कोलिनियर है। क्या ये बात क्लियर है सबको? a वेक्टर अगर k टाइम्स b वेक्टर है तो वो कोलिनियर है। मतलब मैं पूछूं क्या i कैप और 3i कैप ये कोलिनियर वेक्टर है क्या? या माइनस 3i कैप ये सब कोलिनियर वेक्टर है क्या? आर दीज थ्री कोलिनियर वेक्टर? कोलिनियर वेक्टर का ये भी मतलब है दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये बताना जरा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, क्या ये कोलिनियर वेक्टर है? क्या दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम डायरेक्शन? बिल्कुल, ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है। ये है क्या i प्लस जे और माइनस आई प्लस जे, ये है क्या कोलिनियर वेक्टर? आर दीज कोलिनियर वेक्टर्स? नो। मैं तेरे को बना के दिखाता हूँ। मान लो ये x है और ये y है, तो ये i कैप है, ये j कैप है, तो i प्लस j क्या होगा? ये वेक्टर है i प्लस j, ये वेक्टर i प्लस j। माइनस i प्लस j क्या होगा? i की जगह माइनस i, मतलब ये वाला वेक्टर, और ये j वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड ये माइनस i प्लस j है। दिस वेक्टर इज माइनस i कैप प्लस j कैप। कर सकते हो ना, इतना तो छोटी छोटी चीजें है ना, ये समझ में आ रही है ना सबको? तो ये वेक्टर और ये वेक्टर तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, दीज आर नॉट कोलिनियर, ये एक लाइन पे नहीं है, तो दीज आर नॉट कोलिनियर वेक्टर्स। नहीं, परपेंडिकुलर हो तो कोई नाम नहीं होता, बस पैरेलल हो तो हम उनको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। अब मेरे को एक बात बताओ, समझना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट कोलिनियर इफ, ठीक है, एंड एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इज 0, तो एक्स और वाई क्या होंगे? एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? सोच के बताओ, सोचो आराम से, फील करो इस चीज को और मुझे बताओ क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, ये बहुत ज्यादा काम आती है। मैं आंसर बता रहा हूँ, आंसर इज 0 एंड 0। एक्स और वाई दोनों को 0 होना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं सकता। अब कैसे देखो, लेट से, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं तुमसे बोलूं लेट से एक्स और वाई 0 नहीं है, नहीं है, तो फिर तुम ऐसा लिख सकते हो a वेक्टर इज माइनस वाई बाई एक्स बी वेक्टर, ऐसा लिख सकते हो, और इसको k टाइम्स लिख सकते हो a वेक्टर इज k टाइम्स b वेक्टर। और इसका मतलब क्या है? a और b तो कोलिनियर हो गए, और अगर a और b कोलिनियर हो गए इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। सोचो, क्योंकि क्वेश्चन तो ऑलरेडी बोल रहा है कि a और b कोलिनियर नहीं है। तो इफ x एंड y आर नॉट 0, अगर दोनों 0 नहीं है तो आप उसको ऐसे लिख दोगे, और ऐसे लिखने का मतलब कोलिनियर हो गया, इसका मतलब सब गड़बड़ हो गई। इसका मतलब ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसे कब नहीं लिख सकता? जब x और y 0 हो। क्या ये बात क्लियर है? अब तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, सवाल लिखता हूँ मैं बिल्कुल मदद नहीं करूंगा, तुम्हें करना है पूरा। सवाल ये है, a एंड b आर नॉट कोलिनियर, ये दे रखा है नॉट कोलिनियर, ठीक है? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, find the value of x if c वेक्टर, अब c वेक्टर क्या है? x minus 2 a वेक्टर प्लस b वेक्टर, एंड d वेक्टर क्या है? 2x plus 1 a वेक्टर प्लस b वेक्टर। दिस इज c and d are कोलिनियर। अगर c और d कोलिनियर है तो x की वैल्यू क्या होगी? चलिए मैं वेट कर रहा हूँ, आप सॉल्व करके मुझे बताइए। यहाँ पे 2 कर रहा हूँ ताकि तुम थोड़ा सा परेशान हो। ओके, नाउ सॉल्व करके बताओ। इफ a वेक्टर, c वेक्टर एंड d वेक्टर आर कोलिनियर, अगर c और d कोलिनियर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और a और b आर नॉट कोलिनियर, ये गिवन है, a एंड b आर नॉट कोलिनियर। -3 इज नॉट द आंसर। क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने दोस्त, x minus 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर और 2x plus 1 a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर लिखा है। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, रुको रुको रुको, गड़बड़ है थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पे माइनस कर लो।
आंसर ही नहीं आता अभी तो। नहीं तो अब आ जाएगा। अब आ जाएगा, आप करो सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करें। तो सुनो क्या बोल रहा है, सी एंड डी आर कोलिनियर। जैसे इसने बोला मैंने मान लिया सी वेक्टर इज के टाइम्स डी वेक्टर। ठीक है, ये तो मान सकता हूँ ना मैं, क्योंकि उन्होंने बोला है सी एंड डी आर कोलिनियर, तो किसी के की वैल्यू के लिए सी एंड डी कोलिनियर होंगे। अब कोलिनियर है तो ये यहाँ से दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या मिला, x माइनस टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज k टाइम्स 2x प्लस 1 टाइम्स ए वेक्टर प्लस k टाइम्स माइनस का 2 माइनस 2k बी वेक्टर। यहाँ तो समझ में आया? सबको एक तरफ लेके आ रहा हूँ, तो क्या बना, x माइनस टू माइनस k 2x माइनस k टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ आ रहा है 1 प्लस 2k इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको देख के मैं क्या बोल सकता हूँ, सोच के बताओ फटाफट। ये a एंड b आर नॉट कोलिनियर, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, क्या मतलब है इसका, कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों जीरो होनी चाहिए। ये अभी एकदम पिछला वाला सवाल बन गया, अगर तुम देखो ध्यान से। तो पिछला वाला सवाल हमने क्या बोला था कि अगर a x टाइम्स a वेक्टर और y टाइम्स b वेक्टर अगर जीरो है तो x और y दोनों को जीरो होना पड़ेगा, तभी a और b नॉन कोलिनियर है, तो तभी x और y को जीरो होना पड़ेगा। अगर x और y जीरो नहीं है तो a और b कोलिनियर होंगे। अब क्वेश्चन में लिखा है a एंड b आर नॉट कोलिनियर, तो हम इन दोनों को जीरो कर देते हैं। तो जीरो किया तो एक तो इसको जीरो करना है 1 प्लस 2k इक्वल टू 0, और एक करना है x माइनस 2 माइनस 2k x प्लस क्या लिखा है, प्लस माइनस k माइनस k 2k x माइनस k इक्वल टू 0। यहाँ से k का वैल्यू आ गया माइनस हाफ, यहाँ रखने k का वैल्यू माइनस हाफ, तो x माइनस 2 प्लस x प्लस हाफ इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू 3/4। तो एक आंसर 3/4 और k का वैल्यू माइनस हाफ। k नीचे हम x से चाहिए, तो आंसर इज 3/4। सबको तरीका समझ में आ गया? इसको तुम ऐसे भी कर सकते थे कि थोड़ी देर के लिए a और b को i और j मान लो, थोड़ी देर के लिए a और b को i और j मान लो। तुक्का मारना है ना, उनको फटाफट करना है ना। तो सोचो कि a और b अगर i और j होते, तो i और j होने का मतलब ये दोनों कोलिनियर कब होते हैं, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती। डायरेक्शन सेम मतलब y by x, ये होता है ना। तो 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 1, इससे डायरेक्ट आ जाता। ये डायरेक्शन निकाल सकते हो ना i और j में तुम, ये समझ लो। अगर कोई बोलता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट x कॉमा y, तो डायरेक्शन क्या है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। अगर ये थीटा है तो tan थीटा को क्या बोलेंगे, y by x। समझ रहे हो क्या? तो अगर तुम ऐसे तुक्का मारना चाहो तो तुम तुक्का भी मार सकते हो कि सीधा यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 अपॉन x माइनस 2 का जो रेशियो है वो माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 1 के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सीधा x का वैल्यू मिल गया। बट हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट से किया है, देख लो। कहीं पे डाउट हो तो बताना। और ये सब सीखना है अभी, तो ये मत सोचना कि मुझसे नहीं हुआ, ये सोचो कि तुमने ये सब सीख लिया क्या, अब तुम्हें समझ में आ गया क्या। आगे से जब सवाल मिलेंगे, क्योंकि बहुत सवाल मिलेंगे, हमारे पास 10 बीपीपी है, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, और उसके बाद शीट बहुत बड़ी है, तो तुम कम से कम शीट में एक्सरसाइज जो लास्ट वाली उसमें 80 सवाल है, तो तुम्हें बहुत मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, बहुत ज्यादा। लेकिन अभी जो चीज सिखा रहा हूँ वो खुद से बनाना है। रिपीट कर देता हूँ, बहुत आसान है। मुझे बोला गया ए और बी नॉट कोलिनियर, तो अगर ए और बी में अगर लीनियर रिलेशनशिप होगा तो हम बोल देंगे एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू दोनों का वैल्यू 0 है, ऐसा अगर रिलेशनशिप होगा तो अब बोल रहा है सी एंड डी आर कोलिनियर, तो हमने सी वेक्टर को के टाइम्स डी वेक्टर लिखा और दोनों सी और डी यहाँ से पुट कर दिया, तो हमारी ऐसी इक्वेशन बनी। इन इक्वेशंस को जैसे सॉल्व किया मुझे ये मिल गया, ये ए वेक्टर के साथ ये मिला ये वाली टर्म, और सी बी वेक्टर के साथ ये टर्म मिली। मैंने दोनों को 0 कर दिया, के की वैल्यू माइनस हाफ आई, यहाँ पुट किया, एक्स का वैल्यू 3/4 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आगे देखो, टाइम नहीं होना अभी, है ना अपने पास टाइम? हो गया क्या? अच्छा, जस्ट टाइम हुआ है। चलो कोई नहीं, और पढ़ेंगे अगली क्लास में, धीरे धीरे सीख लेंगे सब चीजें। तो अभी जो हमने एक बार पढ़ा उसको हम फटाफट देख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर बहुत काम आएगा हमें, तो इसको हमेशा ध्यान रखना। पोजीशन वेक्टर और पी का कोऑर्डिनेट दोनों में एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है। मैं अगर कभी भी आपको कोई भी एक चीज दूं तो आप दूसरा अपने आप निकाल सकते हो। पी दे दिया तो पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर दे दिया तो पी कोऑर्डिनेट।
अच्छा, बहुत बार जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं जैसे अगली क्लास में करूंगा तो मैं ऐसा लिखूंगा ए और ब्रैकेट में ए वेक्टर ऐसा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कौन सा है ए वेक्टर? अगर ए बी सी है तो व्हाट इज ए वेक्टर? ए वेक्टर इज कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा, तो दिस वेक्टर इज ए वेक्टर। ए वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, कैपिटल ए। क्या बात समझ में आ रही है? बी वेक्टर क्या होगा? ये वेक्टर होगा बी वेक्टर। इसको ऐसे लिखेंगे बी वेक्टर। तो अगर कभी भी ऐसा लिखा है P और ऐसा लिखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो क्या मतलब है? P का पोजीशन वेक्टर i प्लस जे प्लस के है और P का कोऑर्डिनेट क्या है? 1,1,1। ठीक है। और पोजीशन वेक्टर हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से। तो क्योंकि ये 3D चल रही है, 3D, तो ये कोई तीन कोऑर्डिनेट मतलब आपको दे रखा होगा, आपको ऐसा बोल देगा a is 1,2,3 एंड b is, जैसे एक सवाल में बना ही देता हूँ, मैं बोल देता हूँ a is 1,2,3, b is 3,2,1 एंड c is 2,1,3। तो ये कोई एक ट्राइंगल बन रहा होगा। ठीक है। इस ट्राइंगल के पोजीशन वेक्टर्स अगर मैं आपसे पूछूंगा तो पोजीशन वेक्टर किसको बोलोगे? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। लेकिन ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है? इस ट्राइंगल में कौन सा वेक्टर है? इस ट्राइंगल में ये वेक्टर कोई भी वेक्टर नहीं है, ओरिजिन यहाँ है, ये है ये वेक्टर, ऐसे ये वेक्टर, ऐसे ये वेक्टर। तो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज बी ए वेक्टर, तो कैसे निकालोगे दोस्तों बी ए वेक्टर? छोटी सी बात, बी ए को क्या बोलेंगे? साइड वेक्टर। और ये कैसे निकालेंगे हम बी ए वेक्टर? अब हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। दोनों पोजीशन वेक्टर्स को घटा देंगे। तो एक्चुअली हमें क्या करना है? हमें दोनों के पोजीशन वेक्टर्स को घटाना है। अब ये हमेशा ध्यान रखना किस में से किसको घटाना है। जब ए बी ए लिखा है तो ए हमारा हेड है और बी हमारी टेल है, तो ओ ए माइनस ओ बी। अब ये क्या होगा? ओ ए माइनस ओ बी, 1 माइनस 3 माइनस 2 आई कैप, 2 माइनस 2 तो 0 और 3 माइनस 1 तो प्लस का 2 के कैप। ये आपको एज वेक्टर मिल गया या साइड वेक्टर मिल गया। साइड वेक्टर मिलने से आपको साइड वेक्टर से इसका मैग्नीट्यूड अगर ले लेंगे, जैसे यहाँ आ रहा है √8, तो ये क्या मिल गई? ये आपको साइड मिल गई। कौन सी वाली? सी, जो होता है ना अपना ए या बी या सी, तो आपको सी साइड मिल गई। अब तुम सोचो, क्या आप ये काम कर सकते हो? आप डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकाल सकते हो? डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, आप साइड वेक्टर्स बता सकते हो। और क्या आपको ये बात समझ में आ गई? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ वर्टेक्स ए एंड साइड वेक्टर ए बी। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है और साइड वेक्टर तो मतलब आपको पता ही है, साइड वेक्टर मतलब बी से स्टार्ट होके ए जा रहा है, तो बी ए वेक्टर लिखोगे तो साइड वेक्टर बी ए, बी से स्टार्ट होके ए जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है। देखो हम ऐसे करते हैं, देखो मेरे को तो ऐसे समझ में आता है, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ। कभी मेरे पास ऐसा लिखा है तो हम बोलते हैं ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड किया तो सी वेक्टर मिला। तो बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर है सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब मान लो ये ओरिजिन होता, ये ए होता, ये बी होता, तो तुमसे अगर मैं ए बी वेक्टर पूछ रहा हूं तो तुम क्या बोलोगे? ए बी, तो तुम बोलोगे सबसे पहले तो सर ओ ए वेक्टर में अगर ए बी ऐड करूंगा तो ओ बी वेक्टर मिलेगा। सोचो एक बार, मैं तो डिस्प्लेसमेंट से सीख लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट से बहुत आसान होता है। तुमसे अगर पहले बोलता ओ से ए जाओ फिर ए से बी जाओ, तो तुम डिस्प्लेसमेंट क्या बोलोगे? ओ बी वेक्टर। दिस इज ओ बी वेक्टर, दिस इज ओ ए प्लस ए बी, करेक्ट? तो व्हाट इज ए बी वेक्टर? ए बी वेक्टर क्या है? इट इज ओ बी माइनस ओ ए। अभी रिलेटिव मोशन जैसी फीलिंग आ रही होगी, पहले बी फिर ए, ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आ गया? अभी ज्यादा कुछ किया नहीं मैंने, नॉर्मल नॉर्मल विजुअलाइजेशन कर रहे हैं और ये सब 3D में चल रहा है, बस ये ध्यान रखना है, ये सब 3D में चल रहा है। बिल्कुल आप डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूफ कर दिया। जो दोस्त जिसने x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z ये लिखा ना z3 - z1 का होल स्क्वायर z2 - z1 का होल स्क्वायर, ये एक्चुअली प्रूफ है। डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूफ कर दिया आपने। अगर कोई आपसे बोले डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूफ करो तो क्या करोगे? ये x1 y1 z1, ये पॉइंट x2 y2 और ये z2, ये और ये ओरिजिन 0,0,0, तो क्या करोगे? इस वेक्टर में से अगर ये वेक्टर घटा दो तो ये वेक्टर मिल जाएगा ए बी। तो व्हाट इज ए बी वेक्टर? ए बी वेक्टर इज x2 - x1
I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap। और अगर मैं ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दूंगा तो मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला मिल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ 3D। सोचो, तो मैं करूंगा जब मैं 3D ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा टॉपिक, अभी मैं वेक्टर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब मैं 3D ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा तो ये काम करूंगा और तुम बोलोगे सर ये इतना आसान है, हमें सब समझ में आ रहा है। अभी भी आ रहा होगा ऐसे समझ में, तो अभी भी दिख गया होगा। देखो मैंने प्रूफ कर दिया डिस्टेंस फॉर्मूला इन 3D। अगली क्लास में सेक्शन फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली हमें पढ़ना है ये सब, तो हम अगली क्लास में सेक्शन फॉर्मूला इन वेक्टर्स से स्टार्ट करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला इन वेक्टर्स। तब तक मजे करो और होमवर्क के अंदर एक्सरसाइज 2 AUC कंप्लीट करना, ठीक है ना, और साथ में 3B कर लेना। एक्सरसाइज 2-3 AUC, एरिया अंडर द कर्व, एक्सरसाइज 2-3। फिर अगली क्लास से वेक्टर की एक डीपीपी और एक एक्सरसाइज ऐसे निपटाया करेंगे। अभी एरिया की एक्सरसाइज 2-3 करो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, डाउट जरूर बताता जाऊंगा। हाँ बोलो दोस्त, क्या डाउट है? सर बताओ। पैराबोलॉइड क्या होता है? हाँ वही मतलब पैराबोलॉइड पैराबोलॉइड क्या होता है देखो सर? क्या, ये जो कॉनिकॉइड्स होते हैं, कॉनिकॉइड्स जहाँ भी पीछे ऑइड्स लगा होता है ना, कॉनिकॉइड्स का मतलब होता है उसका जो क्रॉस सेक्शन है, वो तो जो तुमने लिखा पैराबोला और 3D फिगर। मतलब ऐसा करो, ये कोई पैराबोला है, करेक्ट, इसको गोल घुमा दो, इस एक्सिस के अबाउट गोल घुमा दो, तो क्या बनेगा? कुछ इस तरीके से फिगर बन जाएगा। इसको बोलते हैं पैराबोलाइड। बात समझ गए? कहाँ गए तुम? हाँ दोस्त, अब बताओ, आ गई बात समझ में? हाँ सर, ये तो आगे सर एक पैरेललो प्रिपेयर्ड नाम हाँ, की एक चीज होती है ना सर, वो मैं पैरेलल पाइप। पूछ। हाँ, हाँ पैरेलल वही पाइप। पैरेलल उस पाइप क्या होता है? एक पाइप, आप पढ़ेंगे वो अगली क्लास में, एक पाइप जिसका क्रॉस सेक्शन हो, क्रॉस सेक्शन एक पैरेललोग्राम हो, कुछ इस तरीके से। एक पाइप जिसका क्रॉस सेक्शन हो पैरेललोग्राम, इस फिगर को हम बोलते हैं पैरेलल पाइप, ठीक है। घर में यस सर। तुम्हारे पाइप्स होते होंगे जो सिलेंड्रिकल शेप में होते होंगे। घर में पाइप होते हैं ना, नल के पाइप नहीं देखे क्या यार? ऐसी क्या बात कर देखें रहा हो? सर, बिल्कुल, तो देखें ये जो सर। पाइप, ये सब जो पाइप्स होते हैं ये सर्कुलर शेप में होता है। अगर ये पाइप सर्कुलर शेप की जगह अगर क्रॉस सेक्शन इसका पैरेललोग्राम हो जाए तो हम उसको बोल देंगे पैरेललोपाइप, ठीक है। इट्स अ पाइप विद अ क्रॉस सेक्शन पैरेललोग्राम। तब करेंगे धीरे धीरे यार, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। अभी तो आज हमने सिर्फ वेक्टर्स में बेसिक स्टार्ट किया, विजुअलाइजेशन स्टार्ट किया, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।